नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्ज़ाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम शुरू जैसे कर रहे हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट सीरीज। तो ये प्रैक्टिस सेट आपका 2 है, जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड से जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं हम वो पिछले साल पेपर में आए हुए क्वेश्चनों पर ही आधारित है। और ये प्रैक्टिस सेट से आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 2 हिंदी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए। तो आज का हमारा प्रश्न संख्या 1 है कि हिंदी का सबसे प्राचीन छंद है। तो बताइए कि हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? दोहा है, चौपाई है, सोरठा है कि इनमें से कोई नहीं है? तो हिंदी का सबसे प्राचीन छंद क्या है? तो हिंदी का सबसे प्राचीन छंद क्या है आपका? दोहा। आपका ऑप्शन 1 सही होता है कि हिंदी का सबसे प्राचीन छंद दोहा है। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरण रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? तो बताइए कि अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरण रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया है? ये देखिए पिछली को पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इसको आप इम्पॉर्टेंट कर सकते हैं कि अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरण रूप का स्पष्ट और व्यवस्थित विवेचन किसने किया? तो किसने किया? आपका ऑप्शन 2 सही होता है। ये आपका ऑप्शन 2 हेमचंद्र। किसने किया? हेमचंद्र ने किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 2 सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि जॉर्ज ग्रियर्सन। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो बताइए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 9वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी कि 13वीं शताब्दी? तो बताइए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो कब से माना है? आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन 3 सही होते हैं। 8वीं शताब्दी माना है। क्या माना है? 8वीं शताब्दी माना है। ऑप्शन 3 सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। किसके यहाँ? विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा? तो विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा? डॉक्टर नागेंद्र ने कि रामचंद्र शुक्ल ने कि बच्चन सिंह ने कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने? तो बताइए, काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहा है आपका ऑप्शन डी सही होता है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आपका ऑप्शन 4 सही होता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्यापति को अभिनय जयदेव की उपाधि से किसने विभूषित किया? आप सबको पता होगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से किसने विभूषित किया? शिव सिंह ने, कीर्ति सिंह ने, राज सिंह ने कि नर सिंह ने? तो बताइए, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? किसने विभूषित किया है? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है? जो शिव सिंह है, ऑप्शन 1, इन्होंने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया है। क्लियर हुआ? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, कुमारपाल प्रतिपोध के लेखक कौन है? तो कुमारपाल प्रतिपोध के लेखक कौन है? देवसेन है, सोमप्रभा सूरी है कि मेरुतंग है कि सुमितगढ़ है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 से कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो आपका ऑप्शन 2 सही होता है, सोमप्रभा सूरी हैं कुमारपाल प्रतिपोध के लेखक। अब क्वेश्चन नंबर 7 है
हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम क्या था? तो बताइए प्रथम क्रांतिकारी कदम क्या था आचार्य शुक्ल का? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम क्या था? पहला है अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्ण पीठिका के रूप में प्रस्तुत करते थे, या उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया, या इन दोनों में से कोई नहीं कि दोनों सही है? तो बताइए कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन 4 सही है कि उन्होंने अपभ्रंश साहित्य को सबसे पहले प्रथम क्रांतिकारी कदम था अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्ण पीठिका के रूप में प्रस्तुत करते थे और हिंदी साहित्य के इतिहास को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन 4 सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि महुवर बुझई कुसुम रस और कब कलासु छैयल और सज्जन पर उर आर मन और दुज्जन नाम मईल। तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? उमापति है कि कुशल लाभ है कि सरापाद है विद्यापति है? ये पंक्ति के लेखक कौन है? कि महुवर बुझई कुसुम रस कब्बौ कलासु छैयल और सज्जन पर उर आर मन और दुज्जन नाम मईल। तो ये किसने लिखा है? किसके बारे में है कहा गया है? तो ये विद्यापति के बारे में कहा गया है। अब आगे का क्वेश्चन है बिनु पद चले सुने बिनु काना और कर बिनु करम करे विधनाना, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा रस है? तो बताइए निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा रस है? बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु करम करे विधनाना, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा रस है? शांत रस, वात्सल रस, अद्भुत रस कि विभत्स रस? तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें आपका अद्भुत रस है। ऑप्शन 3 आपका सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है बनौषधि शब्द में किस सूत्र से संधि हुई है? बनौषधि शब्द में किस सूत्र से संधि हुई है? आद गुणा, अकः सवर्णी दीर्घा, वृद्धिरेच की कोई नहीं। तो बताइए बनौषधि शब्द में किस सूत्र से की संधि है? तो ये आपका वृद्धिरेच है। हमेशा देखिए जहाँ पे 2 मात्राएं अगर आए वो हमेशा वृद्धि हुई होती है। आगे का क्वेश्चन नंबर 10 है पक्षी राज में कौन सी संधि है? तो पक्षी राज में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि की दीर्घ संधि? बताइए कौन सी संधि है पक्षी राज में? तो पक्षी राज में आपका कौन सी संधि है? आपका विसर्ग व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का कोई नियम नहीं होता है। तो ये पक्षी राज, अगर इसको हम विग्रह करेंगे तो पच्छिन और प्लस राज हो गया। पच्छिन प्लस राज, 9 में हलंत लग जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन है कौन सा अल्पप्राण सघोष व्यंजन कौन सा है? मतलब अल्पप्राण सघोष व्यंजन कौन सा है? ग है, क है, च है कि तो है? तो अल्पप्राण सघोष व्यंजन कौन सा है बताइए? तो आपका ऑप्शन 1 सही होता है। ग जो है अल्पप्राण सघोष व्यंजन होता है। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन नंबर 12 है किस लिपि को पवित्राक्षर या बीजाक्षर भी कहते हैं? बताइए किस लिपि को पवित्राक्षर और बीजाक्षर भी कहते हैं? तो किस लिपि को पवित्राक्षर या बीजाक्षर भी कहते हैं? दक्षिणी सामी लिपि, फारसी लिपि, देवनागरी लिपि की हीरोग्लिफिक लिपि? तो किस लिपि को कहते हैं बताइए? तो आपका ऑप्शन 4 सही होता है। हीरोग्लिफिक लिपि को पवित्राक्षर या बीजाक्षर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन या शिव सिंह सेंगर ने?
तो बताइए किसने माना है? पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो आपके हैं शिव सिंह सेंगर। आपका ऑप्शन 4 सही होता है। और शिव सिंह सेंगर की साहित्य ऐतिहासिक पुस्तक क्या है? शिव सिंह सरोज है। क्या है? शिव सिंह सरोज। अब पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? तो बताइए चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? राजा मुंज को, पुष्पदंत को, स्वयंभू को कि सरहपाद को? तो किसको स्वीकार किया? तो राजा मुंज। ऑप्शन 1 सही होता है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। आगे का क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गईं? परमात्मा प्रकाश, महापुराण, भविष्यतिकहा कि पौमचर्यु? बताइए किसमें कहा गया है कि सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई? किस अग्नि परीक्षा के बाद? किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो ये पौमचर्यु में ऑप्शन डी सही होता है। और पौमचर्यु स्वयंभूकृत क्या है? अगर पूछ लिया गया पौमचर्यु किसकी रचना है, तो स्वयंभू की रचना है। किसकी है? स्वयंभू की रचना है। और स्वयंभूकृत क्या है? ये चरित काव्य है। और पौमचर्यु कितने कांडों में विभक्त है? तो यह 5 कांडों में विभक्त है। तो इसको आप ध्यान जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे का क्वेश्चन है, जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल दुराय नैना बनाए बतिया प्रसिद्ध पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो बताइए जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल दुराय नैना बनाए बतिया प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? आपका ऑप्शन 2 सही होता है, अमीर खुसरो जी हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है अगर पूछ लिया गया तो क्या है? क्या है? अबुल हसन है। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन है। और खुसरो सुखन इनकी उपाधि है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि जेहाल मिस्की मकुन तकाफुल दुराय नैना अमीर खुसरो की है और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन है और खुसरो सुखन इनकी क्या है? उपाधि है। आगे का क्वेश्चन है, राउल बेल किस तरह के रचनाकार हैं? तो बताइए राउल बेल किस तरह के रचनाकार हैं? नाटक, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है कि शुद्ध काव्य है कि प्रेमाख्यात्मक प्रबंध काव्य है? तो राउल बेल किस तरह की रचना है? तो ये आपका ऑप्शन 2 सही होता है कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है राउल बेल। ये आपका यूपीपीएससी एलटी ग्रेड की परीक्षा जो 2018 में क्वेश्चन आया था उसमें वो पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, कुबले माला कथा के लेखक हैं? तो बताइए कुबले माला कथा के लेखक कौन है? उद्योतन सूरी हैं, मुनिजिन विजय हैं कि धर्म सूरी हैं कि सोमप्रभ सूरी हैं? तो कुबले माला कथा के लेखक कौन है आपके? उद्योतन सूरी। आपका ऑप्शन 1 सही होता है, उद्योतन सूरी जो है कुबले माला कथा के लेखक हैं। अब आगे का क्वेश्चन नंबर 19 है कि वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में से किस विषय का वर्णन नहीं है? कृष्ण लीला का वर्णन नहीं है, युद्धों का सजीव वर्णन नहीं है, इतिहास और कल्पना का वर्णन नहीं है, या आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्व वर्णन नहीं है? तो किसका वर्णन नहीं है? तो आपका ऑप्शन 1 सही होता है, कृष्ण लीला का वर्णन नहीं है। बाकी युद्धों का सजीव वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्व वर्णन वीर गाथा कालीन कवियों की विषय का वर्णन है। बाकी कृष्ण लीला का वर्णन नहीं है। तो आपका ऑप्शन 1 सही होता है। अब आगे का क्वेश्चन है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? डिंगल पिंगल ब्रज भाषा,
अवधी या खड़ी बोली। तो रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं आपके? तो आपका ऑप्शन 1 सही होता है, डिंगल पिंगल में आप रासो ग्रंथ लिखे गए हैं। तो आपका ऑप्शन 1 सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 और आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। हम 21 क्वेश्चन ऐसे कराएंगे जिससे आपको बोरियत भी ना हो और प्रश्न भी आप अच्छे से आसानी से कर सकें। 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार किस विधा की रचना है? सोहर है, आला है, कजली है कि विरह है? तो ये क्या है? आल्हा है। तो ये क्या है? आल्हा है। तो ये रहे आपके आज के 21 क्वेश्चन जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही क्लास आगे फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।